जैसी तबाही की बात सामने आ रही है। कोरोना के बाद चीन में फिर एक वायरस फैला है। नए HMPV वायरस में कोरोना जैसे लक्षण हैं। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिख रहे हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज़्यादा असर है। खांसी, बुखार, नाक बंद, गले में घरघराहट के लक्षण। सोशल मीडिया पर चीन को लेकर बड़ा दावा। चीन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। सोशल मीडिया में बात सामने आ रही है। HMPV नाम का एक नया वायरस चीन से फैला है। एक बड़ी बात यह भी कि ये सारे वायरस चीन से ही क्यों फैलते हैं। चीन ऐसा क्या कर रहा है अपने देश के अंदर जिससे उसके यहाँ वायरस इस तरीके से फैल जाते हैं। मरीजों में कोरोना जैसे ही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे बच्चों पर सबसे ज्यादा असर हो रहा है। डॉक्टर ईश्वर गिलाड़ा हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गिलाड़ा, ये वायरस क्या है, इस वायरस का खतरा कितना बड़ा है और ये वायरस किस तरीके से अटैक करता है और किस एज ग्रुप को ज़्यादा अटैक करता है, डिटेल में जानकारी दें क्योंकि हम सब आप लोगों के ही भरोसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये इसका नाम है ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस। तो ये ह्यूमन बीइंग में इंसानों में आता है, पाया जाता है। इसके पहले ये होता था एवियन यानी बर्ड में। तो 2001 में इसके पहले केसेस नीदरलैंड में आए, जहाँ पे पिग्स यानी जो सुअर होते हैं, सुअर से या बर्ड से ये ह्यूमन बीइंग में आया और ह्यूमन बीइंग में आने के बाद फिर गायब हो गया। अभी फिलहाल ये चाइना में फैला है और ह्यूमन इसका मतलब ये ह्यूमन बीइंग में होता है। जूनोटिक बीमारी का मतलब ये होता है कि ये बीमारी जानवरों से इंसान में आती है और इंसान में आके टिक जाती है। तो अभी जो फिलहाल दौर चल रहा है 25-30 सालों से, ज्यादा से ज्यादा बीमारी ये विषाणुओं से होती है, जो वायरस से होती है। बैक्टीरिया से, फंगस से, पैरासाइट से कम बीमारियां होती है। वायरस इसलिए होती है कि एंटीवायरल हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, इससे बचने का वैक्सीन नहीं है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण में, बर्ड में, एनिमल में अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि उन लोगों में जो बीमारी आने वाली है वो इंसान में आ जाती है। तो हमारा ह्यूमन बीइंग का दायरा ये होना चाहिए कि जैसा हमें जीने का अधिकार है, बर्ड्स को, एनिमल को भी जीने का अधिकार है। हाँ। अब उनके दायरे में जाएंगे, वहां की बीमारी लेके आएंगे, ह्यूमन बीइंग में फैलेगी। अब बात ये है कि चाइना से क्यों फैल रहा है। चाइना जैसा भारत देश है, वैसा बहुत ही पॉपुलेशन वाला देश है और वहां पे कोई भी बीमारी आती है तो जल्दी से जल्दी फैल जाती है। जो जो बीमारी यहाँ पे राष्ट्र में पॉपुलेशन कम है, एक से दूसरे को होने को चांस कम हो जाते हैं। ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है, तो सांस की बीमारी है। आप खांसी करने से, छींक लेने से, एक साथ बैठने से आपको रिस्पायरेशन के थ्रू हो जाती है। और इस पर आज के हालात में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी ट्रीटमेंट है सपोर्टिव केयर है। और अलग अलग जो पॉपुलेशन के तबके हैं उसके अनुसार डेथ रेट 10% से 80% तक है। यानी इसका मतलब ये कोविड से ज्यादा भयावह है। अभी तक हमारे भारत देश में केस आया नहीं है और एशिया के भी बाकी राष्ट्रों में कहीं केस आया नहीं है। लेकिन कोई भी बीमारी जो इंसानों में आती है वो वहां तक सीमित नहीं होती है, वो वहां से दूसरी जगह जाएगी, दूसरे से तीसरी जगह जाएगी, क्योंकि वी से वर्ल्ड इज सेम, वर्ल्ड इज वन। और लोग ट्रैवल करेंगे, चाइना या भारत का कोई जाएगा चाइना, चाइना से कोई आएगा इधर, तो वहां से ट्रैवल होगी। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे बेसिक प्रिकॉशन हमने कोविड के दौरान समझे हैं कि हमारा हाथ साफ रखे, अगर बीमारी आती है तो मास्क का इस्तेमाल करें, तो ये दो चीजों से हम बहुत अच्छे से बच सकते हैं। इस पे बचने का आज के डेट में कोई वैक्सीन नहीं है। इसके लिए टेस्ट है, PCR टेस्ट या एंटीजन टेस्ट। कोई टेस्ट भी ज्यादा उपलब्ध नहीं है अभी तक। भारत में इसका PCR टेस्ट बना नहीं है, शायद थोड़े दिन में बन जाएगा। और ट्रीटमेंट में जो है कि सपोर्टिव केयर है, इसका मतलब सांस की तकलीफ होती है तो उसको सांस के लिए हम ऑक्सीजन दे, कम से कम 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन मिलना चाहिए। और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है तो जो स्टेरॉइड होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, उसके इनहेलेशन लेना पड़ता है, उसके भरोसे रहना पड़ता है। और जो बुखार वगैरह आता है उसके लिए जो हमारी बुखार की दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ काम करती है। अब ये साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए चैलेंज होगा, दवाई ढूंढेंगे। लेकिन हमने देखा कि इवन कोविड पर भी कोई प्रभावी दवाई नहीं आई। तो दवाई ढूंढना ये बहुत लंबा पीरियड लगता है, वैक्सीन भी ढूंढना काफी लंबा पीरियड लगता है। कोविड एक ही ऐसा एक्सेप्शन था जहां पर एक 6-8 महीने के अंदर वैक्सीन आ गया, लेकिन बाकी बीमारियों में वैक्सीन आने के लिए 5 से 10 साल वक्त लगता है। तो इसको कितना वक्त लगेगा पता नहीं।
फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में हम लोग हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। आपने कहा सपोर्टिव मेडिसिन से ही इसका इलाज किया जा सकता है। अगर सपोर्टिव केयर, सपोर्टिव मेडिकेयर दिया जा रहा है तो कितना वक्त लगता है आदमी को ठीक होने में इस बीमारी, इस वायरस से जो इफेक्ट कर जाते हैं? ये बीमारी एक सेल्फ लिमिटिंग डिसीज है, जो स्टार्टिंग में 3-4 दिन के बाद में इन्फेक्शन आता है, जो एक्सपोजर होने के बाद, और 10 दिन में इंसान ठीक हो जाता है। तो सपोर्टिव केयर में ये होता है कि आप उसको अच्छा ऑक्सीजन दे, कोई दूसरी बीमारियां न आने दे, जिसको हम कहते हैं कॉन्कोमिटेंट इन्फेक्शन नहीं आने दे, फीवर कम करें, इसके अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो रिहाइड्रेशन करें, कुछ पिलाते रहें या फिर आईवी से दे दे तो रिहाइड्रेशन करें। और जो खास करके ऐसे लोग हैं जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लोग हैं, किडनी के बीमारी के लोग हैं, डायबिटीज जिसका कंट्रोल्ड है, उनको ज्यादा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि उनके अंदर डेथ रेट 30 से 40% तक है। इन पेशेंट के अंदर भी डेथ रेट काफी ज्यादा है। आउट पेशेंट में हम लोग कभी कभी डायग्नोसिस नहीं होता है, इंसान बुखार आके चला जाता है। एक कहा जाता है कि फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, FEO या FUO। तो FUO में ये होता है कि ये फ्लू है, क्या RSV वायरस है, क्या HMPV वायरस है, ये हमें पता नहीं चलता। तो डायग्नोस होते होते पेशेंट ठीक हो जाता है, और इसलिए कभी वो आंकड़ों में हमें बढ़ोतरी नहीं दिखती है कि ये मरीज के कितने मरीज है। लेकिन जब अस्पताल में पेशेंट आके एडमिट होता है, जहाँ पे जांच होती है, वहां पे हमको आंकड़े पता चलते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर गिलाड़ा अस्पताल कोई पहुंचे, वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे वो समझ जाए कि शायद ये हो सकता है, और प्रिकॉशनरी स्टेप शुरू कर दे, मास्क लगाना शुरू कर दे, रिहाइड्रेट करना शुरू कर दे खुद को, और उसके बाद डॉक्टर के पास पहुंच जाए? किसी भी बीमारी के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है। एक तो इतिहास, दूसरा होता है सिम्टम, और तीसरा होता है टेस्ट। इतिहास ये होता है कि आपके इलाके में वो बीमारी फैली है क्या, तो आप उसको शक के नजर से देखिए। जब तक वो फैली नहीं है तब तक कोई एकाध केस आएगा। उसके लिए हर बीमारी को, खास करके फ्लू है और RSV जो रिस्पायरेटरी सिंसिटिव वायरस है, अभी फिलहाल वो बहुत ज्यादा प्रमाण में भारत में है। इन्फ्लुएंजा A, इन्फ्लुएंजा B, H5N3, ये बीमारियां ज्यादा है, तो उसके बारे में ज्यादा सोचे। और कभी उससे भी टेस्ट निगेटिव आता है, फिर हमें सोचना पड़ता है कि कोई चाइना से ट्रैवल करके आया है क्या, या इंडिया का आदमी कोई गया है क्या, या दूसरे कंट्री से आया है क्या। क्योंकि सिर्फ चाइना से आने वाले में जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई अगर चाइना से थाईलैंड आके, चाइना से मलेशिया आके, चाइना से सिंगापुर आके भारत में आता है, तो वहां से बीमारी भी आ सकती है। तो हमें चौकन्ना रहने की जरूरत है। और बाद में उसके सिम्टम क्या है, बुखार है, खांसी है, दम लगना है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाना है, सांस नहीं ले सकना है, और ऐसी जो बीमारियां होगी उसको हम लोग शक के दायरे में नजर रख सकते हैं। और जब फाइनल डायग्नोसिस वो PCR या एंटीजन टेस्ट से होगा। डॉक्टर गिलाड़ा, अब तक क्या भारत में कोई आहट दिखाई पड़ी है, आहट सुनाई पड़ी है अब तक इस बीमारी से जुड़ी हुई? भारत में यह हुआ है कि कोविड के बाद हमारा पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस काफी अच्छा है। और पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस का मतलब होता है कि आने वाली बीमारी कोई भी आने वाली होगी, हम तैयार है कि नहीं, मजबूत है कि नहीं। तो ऐसे बीमारी के लिए मजबूती क्या होती है, आपके पास बेड है कि नहीं, बहुत सारे बेड है, मेडिकल केयर अवेलेबल है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, बहुत है। अगर किसी को रिस्पिरेशन की तकलीफ होती है, वेंटिलेटर है या ICU बेड है, वो है। और टेस्ट करने की सुविधा है क्या, वो हम लोग जांच करेंगे कि कितने लेबोरेटरी इंडिया में ऐसी है जो इसका जांच कर सकती है। और जो प्राइमर होता है, यानी कि किसी मरीज का जो जिसको HMPV डायग्नोसिस है, उसी का ब्लड से या उसी के सीरम से ये प्राइमर बनेगा। तो वो बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, या हमको चाइना से वो टेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा? चाइना से वो टेस्ट इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी इसकी काट भी उसी शख्स से मिलेगी जो इन्फेक्टेड है। तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना। तो चाइना से बीमारी आएगी तो उसका टेस्ट भी चाइना से ही मिलेगा। अभी फिलहाल वहीं से मिलेगा। लेकिन क्या ये इतनी गंभीर हो सकती है डॉक्टर? क्योंकि जो लोग अभी आपको सुन रहे हैं, मैं डराने की बात कतई नहीं कर रहा अपने दर्शकों को, लेकिन फिर भी क्योंकि हम आपकी फ्रेटर्निटी से आते नहीं हैं तो इन चीजों को उतना अच्छी तरीके से हम समझ नहीं सकते। क्या ये कोरोना जैसा डर ला सकती है? देखो, मेडिकल प्रोफेशन में एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड डू योर बेस्ट। आप बहुत खतरनाक है समझो, और आपकी तरफ से जो कुछ कर सकते करो। तो इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, फैमिली लेवल पे, सरकारी लेवल पे, साइंटिफिक लेवल पे आपको जो पॉसिबल है करो, क्योंकि आपको किसने रोका नहीं है। और आपने जो भी किया वो कभी वेस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने लोगों को ये चौकन्ना किया कि आपको मास्क लगाना है, आपको हाथ साफ करना है, तो ये हाथ साफ करने की चीज तो हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं।
लेकिन कोविड के दौरान वो प्रचलित आई और अभी लोग प्रैक्टिस करते हैं। सैनिटाइजर है, तो ये जो हमारी जो चीजें वेस्ट नहीं होती है, एक बीमारी दूसरी बीमारी 10 बीमारी से आएंगी, हर बीमारी से हमको बचाएगी। तो हमें हर ढंग से कोशिश करना है कि बीमारी नहीं आए, लेकिन आई भी है तो उसका मुकाबला कैसे करना है। अब तक तो ऐसी जब भी खबर आई है सामने वायरस से रिलेटेड, उस पर डब्ल्यूएचओ का एक्शन बहुत जल्दी सामने आया, डब्ल्यूएचओ की तरफ से एडवाइजरी भी आ गई है क्या? क्योंकि आप लगातार हमारे साथ कोरोना के दौर में भी जुड़े रहे और उसके लिए आपको मैं हमेशा धन्यवाद दूंगा कि आप अवेलेबल रहे लोगों को डर से निकालने के लिए। क्या कोई डब्ल्यूएचओ ने अभी कोई एडवाइजरी दी है क्या? डब्ल्यूएचओ से अभी तक कुछ आया नहीं है, लेकिन डब्ल्यूएचओ अगर हम एक सही मायने से देखें तो डब्ल्यूएचओ एक ऐसी एजेंसी है जो पूरी इंटर गवर्नमेंटल इंटर कंट्री एजेंसी होना चाहिए, लेकिन कोरोना के दौरान वो कंप्लीटली प्रो चाइना थी। आज तक डब्ल्यूएचओ ने ये नहीं बताया कि कोरोना वायरस चाइना से आया, कैसे आया और कैसे चाइना ने सबको फैलाया। तो अगर जब तक डब्ल्यूएचओ ऑनेस्टली नहीं बताती है तो लोगों का डब्ल्यूएचओ से विश्वास उठ जाएगा। डब्ल्यूएचओ से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। मतलब मैं अपने दर्शकों को 2-3 चीजें बता देता हूं। एक तो कोरोना से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन करना शुरू कर दें। इस बात का इंतजार ना करें कि ये बीमारी दस्तक देगी तब आप अपने को बचाने की कोशिश करेंगे। कम से कम हाथ साफ रखें और मास्क लगाएं, तो वो तो आजकल वैसे भी बेहतर है। लेकिन इसके अलावा और कोई चीज जो अपने डेली रूटीन में शामिल करने की जरूरत आपको लगती है डॉक्टर? देखा, हमारे कबीर जी का दोहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन का तो दुख काय को है। तो आपकी हेल्थ अच्छी रखो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखो, आपका खान पान अच्छा रखो। आप एनिमल के, प्लांट के और एनवायरमेंट के दायरे में ऐसे मत जाओ कि जो आपका नहीं है। आपके दायरे में कोई आया, जैसा आपके ऊपर मच्छर बैठा, आप मच्छर को मार देते हैं, तो अगर आप उनके इलाके में जाएंगे वो आपको मार देंगे। तो हर एक का अपना इलाका बना हुआ है। तो अपने आप को स्वस्थ रखो। बीमारी आने के बाद फिर लोग व्यायाम चालू करेंगे, फिर मॉर्निंग वॉक चालू करेंगे, ये गलत है। उस समय आपकी इम्यूनिटी नहीं बन सकती है। आपको हमेशा अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, आदतें सुधार के रखनी है, शराब, सिगरेट, तंबाकू से, क्योंकि ये बीमारियां आपको दूसरी बीमारियां खींचेगी। अगर आपका डायबिटीज है, कंट्रोल में रखिए। आपकी कोई रिनल प्रॉब्लम है, कंट्रोल में रखिए। तो आपके जो जो हम कहते हैं कि साथ में आने कंकोमिटेंट आने वाली बीमारियां हैं, वो अगर आपकी कंट्रोल में रहेगी तो कोई भी बीमारी आए 2-4 दिन में आके दस्तक देके चले जाएगी। अगर आप खुद कुछ दूसरी चीज से बीमार हैं और आपको नई बीमारी आती है, तो आपके पास इतनी रोग प्रतिकार शक्ति नहीं होती है कि एक साथ 4-5 बीमारियों का मुकाबला कर सके। और इसीलिए इसका एग्जाम्पल ये होता है कि अगर भारत पे एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान और एक तरफ से बांग्लादेश हमला करता है, हम लोग लड़ पाएंगे क्या? तो उसी ढंग से कोई इंसान में अगर 2-3 बीमारियां साथ में आती है तो लड़ नहीं पाता है। इसलिए आप जनरल जो आपकी दिनचर्या है ऐसे रखिए कि कोई बीमारी आपके पास नहीं है, या है तो आप कंट्रोल में रखिए उसको। ये भारत की पूरी आबादी, क्योंकि आपने 2 चीजें शुरुआत में कही थी सर, एक तो हमें कफ, स्नीजिंग, इसके दौरान बहुत ख्याल रखना है, टचिंग का भी इसमें, उसके जरिए भी ये फैल सकता है। तो क्या ये कोरोना से एक स्टेप आगे की बीमारी मानी जाए या फिर कोरोना जैसी ही बीमारी इसको माना जाए? सिंपल भाषा में ये है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। अगर मैन ये प्रपोज करता है कि हम लोग हर बीमारी का मुकाबला कर सके और हम 100 साल, 120 साल, 130 साल जिए, ये पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है, कोई एक आध इंसान 101, 102, 110 साल जीता है, लेकिन एवरेज एज जो है हमारी है भारत में 71 ईयर फॉर मेल, 73 फॉर फीमेल। और कुछ जो पावरफुल 7-8 कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन, उनका जो एवरेज लाइफ है वो 82, 83 है। भारत पिछले 10-15 सालों से ये 71, 73 में अटक गया है, वो आगे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमें 82, 83 तक पहुंचने नहीं देती है। हम चाहते हैं कि हम G7 का पार्ट बने, हम टॉप 20 कंट्रीज में रहें, टॉप 10 कंट्रीज में रहें, लेकिन जब तक बीमारियों का मुकाबला हम कर नहीं पाते हैं, हमारी एज वहां तक नहीं ले पाते हैं, तो हम उसके पार्ट भी होके हम उनके बराबर में नहीं आ पाते। इसलिए हमें ये जरूर करना है कि बीमारियों से मुकाबला कैसे करना है। वो जो चीजें ऐसी कि जो स्टम्बलिंग ब्लॉक कहा जाता है, जैसे आपको फिलहाल दिल्ली में देखते हैं कि और नॉर्थ इंडिया में मौसम खराब है, मौसम से बीमारियां होती है। ये भी कहा जाता है कि दिल्ली में रहने वालों की उम्र 6 से 8 साल कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ अंदरूनी खामी है। उस खामी को जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक हम 82, 83 एवरेज तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बीमारियां आते रहेगी, मुकाबला हम करते रहेंगे, लेकिन एक याद रहे
कि आने वाली सब बीमारियां जो आ रही है ये वायरल डिसीजेज है और खास करके जूनोटिक है, जो एनिमल से इंसानों में आ रही है। और इसका बेसलाइन वही है कि आप अपने दायरे में रहिए, दूसरों के दायरे में ताक झाक मत कीजिए, वहां से आपको बीमारी आ सकती है, आप लोगों के लिए खतरा बन सकते हैं। यानी मैं आपके इशारे को इस रूप में रख सकता हूं कि अगर हम नॉन वेज को छोड़ें और वेज बनने की कोशिश करें तो इन बीमारियों से हम काफी हद तक बचे रह सकते हैं। आपका सही मानना है। मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योरली वेजिटेरियन हूँ, मेरी फैमिली वेजिटेरियन है, लेकिन मैं लोगों पे इंपोज नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लोगों में अगर कंपैरिजन करना है वेज और नॉन वेज में, नॉन वेज खाने वालों में खास करके जो कुछ भी अलग अलग चीज खाते हैं वहां से उनकी बीमारियां जो है, पिग की बीमारी है, काऊ की बीमारी है, कैमल की बीमारी है, काऊ पॉक्स, मंकी पॉक्स, ये सब बीमारियां एनिमल से ह्यूमन बीइंग में आती है। और लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बीमारी, ये नहीं है कि वेजिटेरियन को बीमारी नहीं आएगी, नॉन वेजिटेरियन वाला बीमारी लेके आएगा और खांसी और छींक करके हमको बीमार कर सकता है वेजिटेरियन लोगों को। तो ये सभी लोगों को हमको डिसाइड करना है कि जो दायरा आपका सीमित किया गया है, वेज रहे नॉन वेज रहे, लेकिन उसके आगे मत जाइए। जैसे अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों में लोग कुछ भी खा लेते हैं, तो वो अगर उनका दायरा अलग है, आपको पता ही नहीं उसके अंदर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है कि एक बेर होता है, हम बेर खाते हैं और जंगल में जाते हैं, वो जंगली बेर होता है, वो खाते तो उसको पॉइजन भी होता है, दिखने में एक्सरसाइज दिखता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हम किसके दायरे में जा रहे हैं, किसके दायरे में हम जा रहे हैं। आपने मुहावरों से, आपने इन उदाहरणों से जनता को वो चीजें बताई हैं। मैं उम्मीद यही कर रहा हूंगा कि आपके इतने आम भाषा में बताए गए हुए इस तरीके को लोग समझ रहे होंगे और लोग ये जान रहे होंगे कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अभी समय है, दूरी बना लें, चीजों को संभाल लें तो वायरस कुछ नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, आपने समय निकाला, हमको एनालिसिस के तौर पर ये सारी चीजें समझाई, बहुत धन्यवाद आपका।